ये कहानी है रात के 2 बजे नाश्ता करने वाला ससुराल। हमें आपका घर परिवार बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही चाहूंगी बहन जी कि मेरी बेटी नेहा का रिश्ता आप ही के घर में हो। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। आपकी बेटी को अपनी घर की बहू बनाने में मुझे तो बहुत ही खुशी होगी और मुझे आपकी बेटी नेहा भी बहुत पसंद है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों का जल्द से जल्द चटमंगनी पट ब्याह करवा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नेहा और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और जल्द से जल्द शादी होकर नेहा बड़े अरमान लेकर अपने ससुराल आती है। उठो नेहा। रात के 2 बज रहे हैं, मैं उठकर क्या करूँगी? अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। माँ ने सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, अब जल्दी उठ जाओ और तैयार होकर नीचे आ जाओ। क्या नाश्ता? मगर रात के 2 बजे नाश्ता कौन करता है? माफ करना, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि इस घर में सब लोग रात के 2 बजे ही नाश्ता करते हैं। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं। नेहा और राहुल आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी लता जी अपनी बहू को आवाज लगाती है। नेहा बहू, नाश्ता तैयार है, जल्दी दोनों तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर नेहा हड़बड़ा कर उठती है। माँ जी सच में बुला रही है, कहीं घड़ी तो खराब नहीं हो गई? घड़ी भी ठीक है और माँ जी भी बुला रही है। अरे मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि हम लोग सब रात के 2 बजे ही नाश्ता करते हैं। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। जल्दी आना। नेहा जल्द से जल्द तैयार होकर किचन की ओर जाती है। नेहा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ससुराल रात के 2 बजे नाश्ता करता है। क्या हुआ बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, आज तो मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है बहू, मगर कल से नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। ठीक है माँ जी, मैं कल सुबह 8 बजे सबके लिए नाश्ता बना दूंगी। सुबह के 8 बजे नहीं, रात के 2 बजे ही हम सब नाश्ता करते हैं। लेकिन आप सब रात को नाश्ता क्यों करते हैं? नाश्ता तो सुबह सुबह किया जाता है। हमारे घर में यही परंपरा चलती आ रही है। इस बारे में नई नवेली दुल्हन को ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। लेकिन माँ जी अब कोई सवाल नहीं, सबकी चाय डाइनिंग टेबल पर है, ले जाओ। अच्छा ठीक है माँ जी। सब लोग नाश्ता करते हैं। नेहा भी नाश्ता करने के बाद अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, नाश्ता तो कर लिया है, अब जाकर सो जाती हूँ। कहाँ जा रही है बहू? माँ जी मैं तो सोने जा रही थी। अरे नाश्ते के बाद सुबह के खाने की तैयारी कौन करेगा फिर? लेकिन अभी सुबह होने में तो वक्त है ना माँ जी। नाश्ते के वक्त ही हम सब सुबह की तैयारियाँ कर लेते हैं। अब मेरे साथ काम में हाथ बटा और अपनी नींद कल पूरी करना। अच्छा ठीक है माँ जी। अगले दिन अलार्म लगा लेती हूँ, कहीं सोती ना रह जाऊँ। रात के 2 बजे नाश्ता जो बनाना है। थोड़ी देर बाद घड़ी का अलार्म बज जाता है और नेहा रात के 2 बजे नाश्ता बनाने के लिए उठ जाती है। नेहा तैयार होकर किचन की ओर जाती है। ये मैं कहाँ फंस गई? रात के 2 बजे कौन नाश्ता करता है? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। अरे होश में रह नेहा, कहीं चाय में चीनी की जगह नमक मत मिला देना। नेहा नाश्ते की तैयारी कर रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास लता भी आ जाती है। बहू नाश्ता तैयार हो गया? हाँ माँ जी सब तैयार है। बहुत बढ़िया बहू। सब लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद नेहा अपने मायके में अपनी माँ से फोन पर बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है तेरा दिमाग ठीक नहीं है। टाइम देख रही है तू? इतनी रात गए कौन फोन करता है? मैं जानती हूँ माँ क्या टाइम हो रहा है इस वक्त, मुझे तो रोज इसी समय उठना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुझे इतनी रात में उठना पड़ता है? नेहा अपनी माँ को ससुराल की सारी कहानी सुनाती है। तेरा ससुराल तो बड़ा ही अजीब निकला बेटी, रात के 2 बजे कौन नाश्ता करता है? हाँ माँ मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझसे रोज रात को 2 बजे नहीं उठा जा रहा है। कुछ तो सोच बेटी, पता लगा कि तेरे ससुराल वालों ने ये नियम कब से और क्यों बनाए हैं। ठीक है माँ। अपनी माँ से बात करने के बाद नेहा ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार उसके ससुराल में रात के 2 बजे
नाश्ता करने का सिलसिला कब से शुरू हुआ और आखिरकार एक पड़ोसन से उसे सब सच पता चल ही जाता है। रात को नेहा के कमरे में, नेहा जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में रात के 2 बजे नाश्ता करने का सिलसिला है और ये सिलसिला दादाजी की वजह से शुरू हुआ था। ये तुम्हें किसने बताया? मुझे तो ये भी पता चल गया है कि दादाजी बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाले थे और हर काम समय पर कराते थे और उनके पास एक खास घड़ी थी। दादाजी उसी घड़ी के अनुसार ही अपना डेली रूटीन शुरू करते थे। हाँ, ये सब बिल्कुल सही है, मगर तुम्हें किसने बताया? किसने बताया ये जाना इतना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा जरूरी है कि अब घर के रूटीन को बदलना, क्योंकि अब दादाजी तो गए। एक गलतफहमी की वजह से आज भी घर में 2 बजे नाश्ता बन रहा है। कैसी गलतफहमी? यही कि दादाजी की वो खास घड़ी तो अब खराब हो गई है, मगर फिर भी दादाजी उसी घड़ी में बताए जाने वाले टाइम के अनुसार ही काम करते थे। इसलिए एक दिन जब रात हो रही थी तब दादाजी की घड़ी में 8 बज रहे थे, मगर अपने अनुशासन के कारण दादाजी ने सुबह के 8 बजा दिए, ये मानकर हर रोज के 2 बजे नाश्ता करना शुरू कर दिया था। दादाजी तो गए, इतने साल हो गए, मगर आज भी उनके नियम मूर्खों की तरह हम लोग फॉलो किए जा रहे हैं। इसे तो बदलना ही होगा ना राहुल जी। जरा धीरे बोलो, तुम्हें इतना सब पता चली गया है तो ये सब माँ को मत बताना। माँ तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली, क्योंकि मैं भी माँ को समझाने की कोशिश कर चुका हूँ। वो पुराने ख्यालों वाली है और जैसा चलता आ रहा है चलने दो। लेकिन ऐसे कैसे राहुल जी? अभी घड़ी में टाइम देखो, 12 बज रहे हैं। 2 घंटे बाद तुम्हें नाश्ता बनाना है, इसलिए तुम भी अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। क्या 12 बज गए? अच्छा ठीक है, सो जाते हैं फिर। जब से इस घर में आई हूँ तब से तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। थोड़ी देर बाद 2 बज जाते हैं और नेहा को उठकर ना चाहते हुए भी नाश्ता बनाना पड़ता है। मेरे बस की बात नहीं है अब रोज रोज रात के 2 बजे उठना। अपनी सासू माँ के नियम को तो मैं बदल कर ही रहूंगी। अकेले अकेले के सोच में पड़ गई बहू। जल्दी से गर्मा गर्म पराठे परोस दे। जी माँ जी। नेहा अपने ससुराल के इस नियम से बहुत परेशान हो चुकी थी। आखिरकार उसने इससे छुटकारा पाने का तरीका खोज निकाला था। सुनिए राहुल जी, अगर आपको ये रात के 2 बजे उठने वाले नियम से छुटकारा पाना है तो कल मैं माँ जी से जो भी कहूँ उसमें सिर्फ आपको हाँ 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 बोलना है, हाँ हाँ मिलानी है। लेकिन तुम ऐसा क्या करने वाली हो? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप देखते जाइए, कल से सब कुछ बदलने वाला है। नेहा को अपने प्लान पर पूरा यकीन था। अब देखना ये था कि नेहा ने ऐसी कौन सी तरकीब सोची थी जो सालों से चले आ रहे ससुराल के नियम को वो बदलने वाली थी। माँ जी सुनिए, मुझे और राहुल को आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ दोनों, क्या बात है? माँ जी, कल रात राहुल जी के सपने में दादाजी आए थे और एक जरूरी बात कह गए। क्या? राहुल के दादाजी राहुल के सपने में आए थे? सच में? हाँ माँ। क्या कहा उन्होंने तुझसे बेटा? मैं बताती हूँ ना माँ। दादाजी कह रहे थे कि वो हम सबसे बहुत खुश है। वो चाहते हैं कि हम घर में एक नई घड़ी लेकर आए और उसके अनुसार ही हम अनुशासन के साथ काम करें। क्या नई घड़ी? फिर तो हमें रात के 2 बजे की जगह 7 बजे उठना पड़ेगा। हाँ माँ जी, और यही तो दादाजी चाहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो माँ जी हो सकता है दादाजी नाराज हो जाए। हाँ माँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा ही है तो राहुल तू आज ही बाजार से नई घड़ी लेकर आ जाना और आज ही घर पर ये रूटीन उसी घड़ी के अनुसार फॉलो करा जाएगा। क्या सच में माँ जी? अब हमें रात के 2 बजे नाश्ता नहीं करना पड़ेगा? नहीं बहू, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई नेहा। इसी तरह ये तरकीब काम भी आ गई। रामपुर गांव में दामोदर अपनी पत्नी रेखा और बेटे सुरेश के साथ रहता था। रेखा जहां मेहनती और संस्कारी थी, वहीं दामोदर कामचोर और फुहड़। जैसे तैसे रेखा गृहस्थी की गाड़ी चला रही थी, मगर बढ़ते बच्चे के साथ गृहस्थी के खर्चे भी बढ़ रहे थे। तो रेखा परेशान हो गुस्से में बोली, अब आप कोई काम धंधा देख लो, मुझसे अकेले गृहस्थी का बोझ नहीं उठाया जाएगा। आपको तो पता है महंगाई कितनी बढ़ रही है। अब हमारा बेटा बड़ी कक्षा में आएगा तो उसे स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी लगानी पड़ेगी, उसका खर्चा अलग से होगा। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ आपका सहारा लग जाएगा तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। रेखा की बात सुनकर दामोदर गुस्सा हो गया, मानो किसी महाराज को किसी दास ने कोई आदेश दिया हो।
रेखा, तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं कर सकता, और इस गांव में कोई बड़ी नौकरी है नहीं। फिर क्यों तुम मुझे काम करने के लिए कहती हो? ऐसा करते हैं, हमारा बेटा 14 साल का हो गया है, उसकी पढ़ाई छुड़वाकर अब उसे जल्दी से काम पर लगा देते हैं। स्कूल का खर्चा भी बचेगा और 2 पैसे घर में भी आएंगे। कैसे निर्लज पिता है आप! अपने बेटे को स्कूल छुड़वाने की बात कर रहे हैं, मगर खुद 2 पैसे कमाने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, आप रहने दीजिए, मैं खुद सब कुछ मैनेज कर लूंगी। कहते हुए रेखा किचन में खाना बनाने लगी, मगर उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए क्या करे। अभी तो जब भी समय मिलता है सिलाई कर कर घर का गुजारा कर रही थी, मगर गांव में सिलाई का काम भी उतना ही नहीं मिल पाता था। उसके पड़ोस में रहने वाली सीमा उसके घर आई और उससे बातें करते हुए बोली, देख, मैं शहर से अपने बेटे के लिए कितनी सारी किताबें लाई हूँ। अब उसे इन किताबों की जरूरत होगी। तूने अपने बेटे के लिए किताबें ले ली क्या? नहीं, बस मुझे किताबें ही खरीदनी है, मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही पैसे आएंगे पहले उसकी किताबें खरीद लूंगी। बुरा मत मानना रेखा बहन, मगर तुम अपने पति को कोई काम करने के लिए क्यों नहीं कहती हो? अच्छा हट्टा कट्टा इंसान घर पर रहकर मुफ्त की रोटी तोड़े, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तुम उसे काम करने के लिए कहो। मैंने कितनी ही बार उसे काम करने के लिए बोला, मगर वो तो मेरी सुनता ही नहीं है। जहाँ भी लोगों के हाथ पैर जोड़कर उनको काम पर लगाया, वहाँ पर उनकी मक्कारी के कारण उसे काम से ही निकाल दिया। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे उन्हें मेहनत करना सिखाऊं। रेखा की बात सुन सीमा कुछ देर सोचती रही, फिर उसने रेखा के कान में कुछ कहा, जिसे सुन रेखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन सुबह उठते वक्त रेखा अपने प्लान के हिसाब से पलंग से उठते वक्त जमीन पर गिर गई। ओह माँ, मैं तो मर गई। कोई मुझे बचाओ। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला चोट मचा रखी है? ठीक से सोने भी नहीं देती तुम। कितना अच्छा सपना देख रहा था। सपने में मैं और तुम दोनों राजमहल में रह रहे थे, कितने सारे नौकर चाकर थे। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, मुझे उठाने में मदद करो। कमर दर्द के मारे उठ ही नहीं पा रही थी। लगता है तुम्हें ज्यादा चोट लग गई है। अब क्या होगा? डॉक्टर को दिखाते। डॉक्टर को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम पास में से सीमा भाभी को बुला लाओ, वो ही अब कुछ कर सकती है। उनके पिता वैद्य हैं, तो उन्हें भी हड्डियों और नस की थोड़ी बहुत जानकारी होगी। दामोदर तुरंत सीमा को बुलाने चला गया। सीमा ने ही तो रेखा के साथ मिलकर प्लान बनाया था। जैसे ही सीमा रेखा को देखने के लिए आई, उसने तुरंत उसे 20 दिन का बेड रेस्ट बता दिया और कुछ जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ उसे खाने के लिए दे दी। रेखा के 20 दिन का बेड रेस्ट वाली बात सुनकर दामोदर के हाथ पैर फूल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। वो उसे पूछने लगा कि अब क्या होगा। होना क्या है, अब तो घर की जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। अरे नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। किसी को मदद के लिए बुला लो। मदद के लिए कौन आएगा? गरीब का कोई रिश्तेदार भी तो नहीं होता है, और हम कोई नौकर भी नहीं लगा सकते। सब कुछ आप ही को करना होगा। मगर मैं ये सब... कहते हुए उसे कुछ ख्याल आया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। वो तुरंत अपने दूसरे पड़ोस में गया और रेखा की हाल सुनाकर पड़ोसन से बोलकर अपने और रेखा के लिए खाना बनवा लिया। 2-3 दिन तो खाने की दिक्कत नहीं आई, मगर फिर पड़ोस भी मदद करने से कतराने लगे। घर पर गंदे कपड़ों और बर्तनों का ढेर लग गया। घर का फर्श भी 2-3 दिन से गंदा हो गया था। ऐसा कैसे चलेगा? घर कितना गंदा हो गया है। आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? करना क्या है, घर साफ कीजिए। कहते हुए रेखा ने उसे खरी खोटी सुना दी। उसकी बात सुन दामोदर ने अपने बेटे की मदद से कपड़े धोए। उसके बाद घर की सफाई की। इतने में ही उसकी कमर जवाब दे गई। उससे अब कुछ नहीं हो पा रहा था, मगर रेखा ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा, मुझे दवाई लेनी है, आप जल्दी से खाना बना दीजिए।
रेखा की बात सुनकर दामोदर को बहुत गुस्सा आया, मगर उसकी स्थिति को देख वो खामोश रहा। किचन में जाकर उसने देखा किचन में ज्यादा राशन पानी नहीं है, आटा तो केवल 3-4 रोटियों का ही था। तो उसने 2-3 तरह की दाल और चावल मिलाकर उसने सबके लिए खिचड़ी बनाई। खाना खाने के बाद उसने बर्तन साफ किए। दामोदर थक कर सो गया। शाम को जब उठा तो उसे शाम के खाने की चिंता होने लगी और वो राशन लेने के लिए घर से बाहर निकला, मगर गांव के सभी लोगों को रेखा के बीमार होने की बात पता चल गई थी। दामोदर कोई काम नहीं करता था, इसीलिए गांव के किसी भी दुकानदार ने उसे उधार राशन नहीं दिया। वो निराश होकर घर लौट आ रहा था, तब मंदिर में चल रहे भंडारे से उसने थोड़ा खाना पैक कराया और अपने घर लेकर आ गया। वो केवल इतना था कि बेटे का पेट भर सके और थोड़ा बहुत खाना रेखा ने खाया था। अरे ये तो खत्म हो गया, आपने तो खाना खाया ही नहीं। अरे मैंने तो वहीं पर खा लिया था और तुम्हारे लिए पैक करा कर ले आया। दामोदर ने दिन भर काम किया था और रात को उसे खाने को भी नहीं मिला। भूख के कारण उसे नींद नहीं आई। वो बार बार रेखा के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे रेखा घर के काम के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी जो दामोदर को निभानी चाहिए वो भी निभा रही थी, मगर अभी उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। वो अपने बेटे को अच्छी से अच्छी परवरिश देने का सोच रही थी और वो अपने आराम के पीछे बेटे की पढ़ाई छुड़ाने का सोच रही थी। उसे एक ही दिन में खुद की सोच पर शर्म आने लगी थी। अगली सुबह वो गांव के पटेल साहब के यहाँ पहुंचा और उनसे काम मांगने लगा। अरे तुम सुबह सुबह यहाँ काम मांगने आए हो? तुम क्या काम करोगे? मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ, बस आप काम बताइए। आज मेरे यहाँ जो लड़का काम करता है वो नहीं आया, तो ऐसा कर तू पहले गौशाला साफ कर दे, उसके बाद गांव के लोगों को दूध दे आना। मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगा। पटेल की बात सुनकर दामोदर ने हिसाब लगाया। 100 रुपए में एक दिन का राशन पानी तो हो ही जाएगा, अगर कुछ और ऊपर से दे दे तो अच्छा होगा। मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, मगर मुझे एक गिलास दूध भी दे देना ताकि रेखा दवाई ले सके। पटेल ने हाँ में गर्दन हिलाई तो दामोदर खुशी खुशी काम करने लगा। 2 घंटे में उसने गौशाला साफ कर कर गाँव में बंदी का दूध भी बांट दिया। पटेल ने उसे 100 और 1 गिलास दूध दिया। वो खुशी खुशी बाजार से किराना लेकर घर पहुंचा। फिर उसने अपनी पत्नी और बेटे के लिए खाना बनाया, घर के सारे काम किए। वो बुरी तरीके से थक चुका था, मगर आज उसके चेहरे पर चमक थी। उसे देख रेखा को दया आ गई थी। आप बहुत थक गए हैं ना, मेरे कारण आपको बहुत परेशानी हुई। नहीं, मैं थका नहीं हूँ, बल्कि मुझे समझ आ गई है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं कुछ दिन में ही थक गया और तुम इतने दिनों से घर और बाहर दोनों का काम कर रही थी। मैं सच में बहुत बुरा पति हूँ, मगर अब तुम ठीक हो जाओ। हम मिलकर घर की गाड़ी साथ में चलाएंगे, हमारे बेटे को अच्छी शिक्षा देंगे, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। दामोदर की बातें सुन रेखा को यकीन हो गया कि दामोदर बदल चुका है। उसका और सीमा का प्लान सक्सेसफुल रहा। रेखा ने जल्दी अपना नाटक खत्म किया, मगर जैसे ही रेखा घर और बाहर की जिम्मेदारी निभाने लगी, दामोदर फिर से वही आलसी पति बन गया। कुत्ते की दुम को चाहे जितना पोंगली में रख लो, वो कभी सीधी नहीं हो सकती।